नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी खाता इन 4 बैंकों के अंदर है तो जल्द से जल्द आप सतर्क हो जाइए। सरकार द्वारा एक लेटेस्ट और नई अपडेट आ रही है। अब ये 4 सरकारी बैंक जो है वो मर्जर होने जा रही है, जिसके लिए सरकार द्वारा शायद इस बार बजट के अंदर संशोधन किया जाएगा या फिर आने वाले समय के अंदर बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बदलाव किया जाएगा। 2 विकल्प रखे जा रहे हैं इन सरकारी बैंकों को मर्जर करने के लिए। सबसे पहले आपको बता दें कौन सी सरकारी बैंकें जो है वो मर्जर होने वाली है। पहली जो बैंक है वो है यूको बैंक, दूसरी बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, और जो चौथी हमारी बैंक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन 4 सरकारी बैंकों का जो है या तो एक नई बैंक बनाकर मर्जर किया जाएगा, पहला विकल्प ये रखा गया है। जो दूसरा विकल्प इसमें दिया गया है, इनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेसिस पर जो दूसरी सरकारी बैंक है उनमें शायद इनका मर्जर कर दिया जाए, जैसे कि कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन बैंक के तहत जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा या जो भी सॉफ्टवेयर उस बैंक द्वारा यूज किया जा रहा है उसके तहत उनका मर्जर किया जाएगा। तो ये 2 विकल्प जो है सरकार सोच रही है इन 4 सरकारी बैंकों का मर्जर करने के लिए। लेकिन इस पर ग्राहकों का क्या असर होगा, क्या उनका अकाउंट जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा, या उनके जो भी डेबिट कार्ड है, चेकबुक है, उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है अगर उनकी बैंक मर्ज हो जाती है दूसरी बैंक में, तब उनको ग्राहकों को ध्यान रखना है किन किन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या एक्शन उन्हें लेने चाहिए, क्या उनका जो पैसा है वो सुरक्षित है या नहीं है। आइए जानते हैं आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। अगर आपकी बैंक अगर मर्ज हो रही है किसी अन्य बैंक के अंदर, तब उस केस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं अगर आपकी भी कोई सरकारी और निजी बैंक विलय होती है तो उस केस में जो भी आपके पास अकाउंट नंबर पड़ा है, चेकबुक पड़ी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पड़ा है, आपने फिक्स डिपॉजिट करके रखा है या कोई अन्य सेवाएं उस बैंक की लेके रखी है जो विलय होने जा रही है, तो उस केस में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट नंबर की, यानी कस्टमर आईडी के बारे में। अगर आपकी बैंक जो है विलय हो रही है तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपका अकाउंट जो है वो बंद नहीं किया जाएगा। आपका अकाउंट एज इट इज ही जो नई बैंक है उसके अंदर आपका खाता जो है वो चालू रहेगा। हो सकता है आपके खाते का जो नंबर है या कस्टमर आईडी जो है वो नई बदलकर आपको दे दी जाए। कुछ बैंक मर्जर द्वारा देखा गया है कि कई बार जो है अकाउंट नंबर जो वो चेंज नहीं किया जाता, यानी जब आपका विलय होता है, जब नई बैंक के अंदर मर्जर होता है तो उसके इसमें जो अकाउंट नंबर है वो एज इट इज ही रखा जाता है। लेकिन कई बैंक जो है उसका जो है मर्जर होता है तब उसके इसमें अकाउंट नंबर जो वो चेंज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग अभी अकाउंट नंबर चल रहा है जिसके अंदर आपको कुछ चीजें अपडेट करके रखनी है। आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको अपडेट करके रहना है, क्योंकि अगर कोई भी चेंज होता है अकाउंट नंबर में, कस्टमर आईडी में, तो मेल द्वारा आपको उसकी या मोबाइल नंबर के थ्रू आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी या आपके एड्रेस पे जो है वो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा जो नया अकाउंट नंबर है। इसके अलावा जो एंटिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, यानी जिसके अंदर मर्ज हो रही है, उनके कस्टमर को बैंक द्वारा गए बार देखा गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सभी कस्टमरों को मैसेज करके भेजा जा रहा था। उन लोगों के लिए चेकबुक हो गई या फिर पासबुक हो गई, उनका अकाउंट नंबर है, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी जो बैंक के अंदर जिसके अंदर मर्जर हो रहा है उसके अंदर उनके कस्टमर को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो बैंक मर्ज होने जा रही है उन कस्टमर या अकाउंट होल्डर को, क्लाइंट होल्डर को ध्यान रखना है कुछ बातों का, जैसे कि अकाउंट नंबर का। तो ध्यान रखिएगा अकाउंट नंबर अगर आपका चेंज होता है
तो उस केस में आपको अपने अपडेट करने अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आपको अपना अकाउंट नंबर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी कई बार देना होता है, तो उसको भी वहां पर जाकर आपको अपडेट करना होता है। आपका अकाउंट नंबर हो गया, आपका आईएफएससी कोड अगर चेंज होता है तो इनकम टैक्स से रिफंड पर्पस के लिए आपके बैंक अकाउंट का जो डिटेल वैलिडेशन के लिए आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, तो हो सकता है आपका बैंक जो है वो फेल्ड हो सकता है आईएफएससी कोड की वजह से, क्योंकि आपका मर्जर हो रहा है। तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना है आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है या आईएफएससी कोड है वो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर बैंक के अंदर ये जरूर अपडेट कर दे, ताकि आपको जो रिफंड है वो समय से मिल जाए। आइए अब बात करते हैं, अगर आपके पास चेकबुक है या पासबुक है तो उस केस में अगर आपकी बैंक विलय हो रही है तो उस केस में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, जो बैंक विलय होती है तो उस केस में अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है उस बैंक का, तो आपकी जो चेकबुक है वो इनवैलिड हो जाती है, यानी विलय होने के बाद वो वैलिड नहीं रहते हैं चेक, चाहे वो चेकबुक हो या फिर पासबुक हो। आपको ध्यान रखना है कि आपको नई जो चेकबुक है वो आपको इशू कर दी जाएगी। जैसे ही आपको नई चेकबुक इशू कर दी जाती है, आपने जिन जिन व्यापारियों को चेक दिए गए हैं यानी पोस्ट डेटेड चेक दिए गए हैं, उन व्यापारी को नए जो चेक है वो रिप्लेस कर दे, ताकि जब वो चेक बैंक में जमा करने जाए तो आपका जो चेक है वो कैंसिल ना हो। इससे आपको और आपके व्यापारियों को दिक्कत ना आए। ध्यान रखिएगा, कई बैंकें जो है वो डेट एक्सटेंड भी करती है, यानी चेकबुक जो है वो कंटिन्यू रखती है, चेक कंटिन्यू रखती है जो विलय होने के बाद भी। आरबीआई द्वारा कुछ गाइडलाइंस होती है जिसकी वजह से वो ये कर सकती है, लेकिन कई बैंकें जो है वो विलय के बाद जो है वो उसको इनवैलिड कर देती है। तो ध्यान रखना है, आपको जो नई चेकबुक मिलेगी उसी नई चेकबुक को आपको यूज करना है, यानी सभी व्यापारी लोगों को या जिनको भी आप चेक देना चाहते हैं, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो या फिर आपका करंट अकाउंट हो, तो नई चेकबुक का आप इस्तेमाल करें। और जो भी चेकबुक आपको मिली है जिसके लिए आपको ध्यान रखना है, अपना एड्रेस जरूर अपडेट करके रखें। अपना एड्रेस अपने बैंक अकाउंट में अपडेट करके रखें। जो भी आपकी बैंक है जिसके थ्रू आपकी जो नई चेकबुक है वो आपके एड्रेस पर जो है वो मिल सके। इन सभी बातों का आपको चेकबुक रिलेटेड, और पासबुक की अगर बात करें तो आप अपना पासबुक जरूर अपडेट करवा लें विलय होने से पहले पहले, या एक बैंक स्टेटमेंट जो है वो जरूर ले ले, ताकि आपकी जो बैंक विलय हो जाएगी जिसके बाद आपके पास अपने पुराने डॉक्यूमेंट यानी पुरानी जो बैंक है उसके रिलेटेड आपके पास बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए, क्योंकि एक बार विलय हो जाएगा जिसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट या पासबुक अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बैंक स्टेटमेंट हो गया या फिर आप पासबुक जो वो अपडेट करवा ले, ताकि आपको आगे कभी परेशानी ना आए, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो या फिर आपको कहीं बैंक स्टेटमेंट जमा करवाना हो, तो उस केस में अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट पासबुक अपडेट रहेगी जो विलय होने वाली बैंक है, तो उस केस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए बात करते हैं, आईएफएससी कोड भी आपका चेंज हो जाएगा अगर आपकी बैंक जो है वो मर्ज हो रही है, तो नई बैंक का आईएफएससी कोड आपको लेना होगा। ध्यान रखिएगा, हर एक बैंक का हर एक ब्रांच का अपना ही आईएफएससी कोड होता है। पहले जो 4 डिजिट है जिसके अंदर आपका बैंक का नाम होता है, ब्रांच जो होती है उसका भी कोड उस आईएफएससी कोड में होता है। तो आपको नया आईएफएससी कोड जो वो लेना होता है, ताकि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे एनएफटी से कर रहे हैं, आरटीजीएस से कर रहे हैं, आईएमपीएस से कर रहे हैं, तो आपको नए आईएफएससी कोड के थ्रू ही कर पाएंगे। आप पुराना आईएफएससी कोड भी चला सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आपका पुराना आईएफएससी कोड जो वो नहीं चलता है। आपका एक समय सीमा के बाद आपका पुराना आईएफएससी कोड जो है वो बंद कर दिया जाता है। आपको नए जो बैंक है उसके तहत आपको आईएफएससी कोड जो वो लेना होता है। आपको आईएफएससी कोड जो आपके चेकबुक पर भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप ब्रांच में जाकर भी अपना आईएफएससी कोड जो है ले सकते हैं। आपके पास जो भी नया आईएफएससी कोड होगा आपको सभी जगह जो है अपडेट कर देना है। अगर आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपको सैलरी आ रही है तो आपको अपने एम्प्लॉयर को नया आईएफएससी कोड और अपने अकाउंट डिटेल जो है वो दे देनी है। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिफंड लेना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको नया आईएफएससी कोड जो अपडेट कर देना है। इंश्योरेंस अगर आपका है, मैच्योरिटी का पैसा आना है, तो उसके लिए भी आईएफएससी कोड आपको अपडेट करना है। म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं, एसआईपी अगर आप करते हैं, तो आपको एसआईपी मैंडेट्स करनी पड़ेगी, फिर से आपको नया आईएफएससी कोड जो है अपडेट करना होगा। इसके अलावा एनपीएस हो गया या अन्य डिपार्टमेंट के अंदर आप अपना आईएफएससी कोड जो अपडेट कर दे, ताकि आपके अकाउंट में अगर पैसा कोई आ रहा है तो नए आईएफएससी कोड के थ्रू अगर आप अपडेट कर देंगे तो आपको उसमें दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। अगर आप अपना पुराना ही आईएफएससी कोड रखेंगे तो हो सकता है आपके अकाउंट में पैसा ना आए, क्रेडिट ना हो,
कुछ समय तक आपका पुराना आईएफएससी कोड जो वो जारी रह सकता है, लेकिन लंबे समय तक जारी नहीं रहेगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आईएफएससी कोड हो गया या फिर एमआईआईसी कोड हो गया, ये नया अपडेट जो है वो आप अपनी नई बैंक के अंदर जाकर, ब्रांच में जाकर, जो भी आपकी लोकल एरिया के अंदर ब्रांच होगी जिसके अंदर आप जाकर आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड जो है वो ले सकते हैं और इसको अपने सभी खातों रिलेटेड अपडेट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं, जो भी डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, वो आपको नए जो है वो इशू किए जाएंगे। इसके अलावा आप बैंक में भी जाकर इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप नए बैंक इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो है नई डेबिट कार्ड इशू करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू करवा सकते हैं। बात करते हैं अगर फिक्स डिपॉजिट अगर आपकी है तो वो फिक्स डिपॉजिट आपकी कंटिन्यू रहने वाली है जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाती। मैच्योरिटी होने के बाद ऑटो रिन्यू जो भी होगी वो नई बैंक के रेगुलेशन के हिसाब से, रूल के हिसाब से की जाएगी। अगर ब्याज में कम बेसी हुई या कोई भी टर्म्स में, टेन्योर में अगर कोई भी चेंजेस हुआ तो नई बैंक के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज किया जा सकता है। अगर आपने लोन लिया हुआ है, व्हीकल लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया हुआ है, कार लोन लिया हुआ है या कोई और अगर लोन लिया हुआ है तो उसके भी इंटरेस्ट में बदलाव शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। जो भी अन्य बैंक होगी जिसके अंदर आपका विलय हो रहा है, नई बैंक के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट है या जो भी चेंजेस है वो किया जा सकता है। कई बार ऐसा चेंजेस नहीं होता, लेकिन कुछ बैंकों मर्जर द्वारा देखा गया है जो चेंजेस उसमें हो सकता है। आपको ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड अगर आप एसआईपी कर रहे हैं या लोन की ईएमआई अगर आपकी ऑटो डेबिट हो रही है तो उसको भी जाकर आप अपडेट जरूर कर लें। आपके नए बैंक अकाउंट के अंदर आपको नॉमिनी जो है वो भी अपडेट करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी जो बैंक है, जो नई बैंक होगी, उसकी अगर ब्रांच है जहां पर आपकी एग्जिस्टिंग बैंक की ब्रांच है तो आपकी एग्जिस्टिंग बैंक की ब्रांच जो है वो बंद कर दी जा सकती है। आपको नई बैंक की ब्रांच में जाकर जो है सभी अकाउंट की अपडेट या डिटेल जो है वो आप जाकर ले सकते हैं। आपको एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये भी आप जो है एप्लीकेशन वहां पर कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई बैंक है जो विलय हो रही है यानी मर्जर हो रही है तो उस केस में इन सभी बातों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको अपना मोबाइल नंबर, आपको अपनी ईमेल आईडी, अपना एड्रेस जो है वो जरूर अपडेट करके रख देना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आती है, चाहे आपकी बैंक जो है पुरानी हो या नई हो, दोनों में ही आपको ये चीजें अपडेट करके रख देनी है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो वो आपको टाइम टू टाइम, समय टू समय आपको मिलती रहे, जिससे आपका कोई भी नुकसान ना हो। ध्यान रखिएगा, आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहता है। आपका अगर नई बैंक के अंदर अकाउंट खुलता है तो उस केस में आपका पैसा जैसा का जैसा आपकी पुरानी बैंक में रहता है वैसा ही पैसा आपको नई बैंक में आपको मिल जाएगा। आपका 1 रुपया भी जो है वो कम करके नहीं दिया जाएगा। आपको डीजीआईजीसी की तरफ से 5 लाख का इंश्योरेंस भी मिलता है। अगर आपके दोनों बैंक के अंदर अकाउंट है तो उस केस में आप दोनों का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। अगर आपकी मर्ज हो चुकी है उस बैंक में तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट का फायदा मिलेगा, यानी एक ही बैंक के अंदर 5 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ध्यान रखना इन सभी बातों के बारे में, इस सभी जानकारियों के बारे में। अगर आपकी बैंक मर्ज होती है तो सभी ग्राहकों को इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।